इस नहर के पास पहुंचकर मोहन को एक तरकीब सूझी और मोहन बगैर कुछ सोचे समझे मदन को इस नहर में गिरा देता है। बचाओ बचाओ मोहन, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये दास्तान है मदन और मोहन नामी दो दोस्तों की, जो स्कूल के वक्त से ही एक साथ खेल कूद रहे थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वक्त गुजरता गया और इनकी उम्रों में इजाफा होता गया और वो जवानी को पहुंच गए। उम्र के तकाजे के मुताबिक दोनों ब्याह भी चुके थे। मदन की बीवी का नाम राधा है और इनका एक निहायत ही खूबसूरत सा बेटा भी है। मदन की बीवी बहुत ही अक्लमंद और सुलझी हुई है। मोहन की बीवी का नाम रीमा है और इनके नहायत ही खूबसूरत से 2 बच्चे भी हैं। मदन और मोहन मिलकर बड़े ताजरों के यहाँ मेहनत मुशक्क़त का काम करते थे और इससे जो कमाई होती थी दोनों अपनी अपनी बीवियों को ला कर दे देते थे। लेकिन कुछ दिनों से मदन का कमाई का कोई जरिया न था, जिससे घर में फाका और मुश्किलात का आलम था। ऐसा कब तक होता रहेगा? घर के अखराजात चलाने के लिए रकम चाहिए थी, तो जो जीवर माजी ने दिए थे उन्हें सूद पर रखकर कुछ दिनों का राशन खरीद लाई हूँ। अब मजीद इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। कितने दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं जा रहे, कोई काम ढूंढो। ऐसे कब तक चलेगा? मैं कितनी बार गया तो हूँ काम की तलाश में। तुम्हें क्या पता बाहर क्या हालात हैं, कोई काम मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें अपनी तलाश को और मजीद बढ़ाना होगा, वरना बच्चों की तालीम के अखराजात और घर का राशन कहाँ से पूरे होंगे? मोहन भी तो है ना, तुम्हारा दोस्त, वो रोज कुछ ना कुछ कमा कर घर ले ही आता है ना। और तुम हो कि बगैर परवाह किए ऐसे ही खाली जेब वापस लौटते हो। तुम जाकर मोहन से कुछ मदद मांग कर देख लो, हो सकता है वो किसी जगह तुम्हें काम पर लगवा दे। तुमने बिल्कुल ठीक मशूरा दिया है फरी, मुझे मोहन से जरूर मदद मांगनी होगी। तुम परेशान मत हो, मैं सब अच्छा कर लूंगा। मदन बीवी के मशूरे पर मोहन के घर चला जाता है। घर में कोई है क्या? मोहन भाई बाहर आकर मेरी बात सुने। मदन तुम आ गए? चलो मुखिया जी के यहाँ चलते हैं और वही उनसे मुलाकात करके सारी बात करते हैं। जी मोहन, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं पर उनसे मुलाकात करते हैं। दोनों मिलकर काम ढूंढने चल पड़ते हैं और वो भी जंगल के रास्ते से गुजरकर। सफर बहुत ज्यादा था, इन्हें पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। तभी रास्ते में ही एकदम बिजली चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट ने इन्हें आन लिया। फौरी से पहले मूसलाधार मीना बरसना शुरू हो जाता है। बारिश के पानी से बचने के लिए मदन और मोहन एक दरख्त के नीचे पनाह ले लेते हैं। मोहन भाई, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर इस बारिश में चलते रहे तो हमारी बुखार से सेहत खराब हो जाएगी। हमें वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सब्र करके यही क़याम करना होगा। इसी दौरान मदन की नज़र एक छोटी सी कच्ची कोठड़ी पर पड़ी और वो मोहन को इशारा करते हुए कहता है, मोहन भाई वहाँ देखें, एक झोंपड़ी है, वहाँ जाके किसी से पनाह मांगते हैं। हो सकता है वो हमारी मुश्किल समझ जाएं और थोड़े से वक्त के लिए, जब तक ये बारिश ना रुक जाए, हमें अपनी झोंपड़ी में बैठने दें। मदन और मोहन इस छोटी सी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अंदर कोई है क्या? हमें आपकी मदद की जरूरत है। कोई अंदर है क्या? जी मेरे बच्चों, आ जाओ, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मदन और मोहन की नज़र एक बुजुर्ग खातून पर पड़ती है। अम्मा, हमें थोड़े से वक्त के लिए पनाह चाहिए थी। हम बाजार काम की तलाश में जा रहे थे कि यकदम मौसम खराब हो गया और जोर की बरसात शुरू हो गई और हम यहीं अटक गए। जब तक बरसात नहीं थमती, अगर आप नाराज ना हों तो हम कुछ वक्त के लिए आपकी कुटिया में रुक सकते हैं। बस जैसे ही बरसात खत्म होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे बच्चों, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। जितना वक्त मर्जी रुको, मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने से कोई परेशानी नहीं।
इम्मा, आप यहाँ इतने डरावने जंगल में बिल्कुल अकेली रहती हैं? आपका कोई खानदान नहीं है क्या? बच्चे खौफ किससे आना है? जब यहाँ आई थी तब हल्की हल्की तन्हाई महसूस होती तो थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लग गया। अब तो उम्र के इस हिस्से में हूँ कि किसी चीज से डर ही नहीं महसूस होता। मेरे घर में मेरी बीवी और मेरे बच्चे रहते हैं। हमारी माँ की बहुत पहले वफात हो गई थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, इससे हम सबको बहुत राहत महसूस होगी। आपको इस खौफनाक जगह पर मजीद दिन गुजारने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो माँ जी, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मेरा बेटा, मैं यहाँ जंगल की जिंदगी से मुतमईन हूँ और अब यही मेरी रहने की जगह है। मैं अब इस सुकून वाले माहौल में ही रहना मुनासिब समझती हूँ। बरसात खत्म हो जाती है। ठीक है उम्मा, अब हम निकलते हैं। आप एक मर्तबा फिर सोच लें, हमारे साथ आना चाहें तो आ सकती हैं। नहीं बच्चे, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं यही मुतमईन हूँ और अब ये जगह ही मेरी रिहाइश है। अम्मा जी फिर इजाजत दें, अब हम निकलते हैं। ठहरो बेटा, तुम मुझे नेक नियत वाले लगते हो। मेरी तरफ से कुछ तोहफा लेते जाओ। बॉडी अम्मा एक बक्सा निकालती है और वो बक्सा मदन और मोहन के हवाले करते हुए बताती है कि देखो बच्चों, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है जो मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरी जिंदगी गुजर चुकी और अब ये मेरे किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे अपने साथ ले जा सकते हो और इसमें मौजूद सब कुछ बराबर बराबर तकसीम कर लेना। अम्मा, इसमें है क्या चीज? खुद अपने हाथों से खोल कर देख लो। इसमें जो कुछ भी है तुम्हें मालूम हो जाएगा। मदन और मोहन बक्से को खोलते हैं। इसमें बहुत सारा सोना होता है। इतना सोना देखकर दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। इतना ज्यादा सोना? अम्मा, आप ये इतना ज्यादा सोना हमारे हवाले ही क्यों कर रही हैं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम बहुत नेक नियत शख्स महसूस हुए हो और तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी माशी हालत का भी अंदाजा हो रहा है कि तुम नेक दिल होने के साथ साथ एक गरीब इंसान भी हो। इसलिए मैंने ये बक्सा तुम्हें देने का फैसला किया है। लहजा तुम इसे ले जा सकते हो। इस पर बराबर बराबर तुम दोनों का अख्तियार है। दोनों बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करके जंगल से निकलकर अपने देहात में आ जाते हैं। आज इन दोनों की खुशी अंतहा को थी। इनके हाथों में सोने की कान लग चुकी थी। दोनों अपने अपने ख्वाब बुनते जा रहे थे। सोने को बेचकर इससे जो रकम हासिल होगी, इससे मैं पहले तो अपना एक छोटा सा रोजगार का जरिया बनाऊंगा और साथ ही एक खूबसूरत सा घर भी बनाऊंगा जिसमें एक बहुत बड़ा शीशा भी लगेगा, क्योंकि मेरी बीवी को खुद को देखने का बहुत शौक है। और अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत सा किताबों वाला बैग भी खरीदूंगा। इसकी किताबें ले जाने वाला थैला बहुत दिनों से पट्टा हुआ है और हो सका तो इसको किसी और मजीद अच्छे उदारे में भी दाखिल कराऊंगा। मेरे हिस्से में आने वाले सोने से तो मेरी तकदीर ही तब्दील हो जाएगी। इससे मैं इलाके का सबसे मालदार शख्स बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगा और उसमें काम करने वाले काफी मुलाजिम रखूंगा जो सारा दिन मेरे साथ साथ हर तरह की जरूरत के लिए मौजूद होंगे। इतने ज्यादा सोने से तो मेरी पूरी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। मुझे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। मोहन के जहन में अभी ख्यालात उमड़ ही रहे थे कि मदन मदाखलत करते हुए फौरी से बोला, मोहन भाई घर जाते साथ ही हम इस सोने को बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। मदन के मुंह से सोने को बराबर तकसीम करने की बात सुनकर मोहन को बिल्कुल भी मुनासिब न लगा और इसके जहन में बार बार ये ख्याल आने लगा कि सोने को बराबर तकसीम करना मतलब अपनी ख्वाहिशात को भी तकसीम करना होगा। लेकिन मैं इसको मदन के साथ बराबर क्यों तकसीम करूं? इस सारे सोने पर मेरा हक बनता है। ऐसा कुछ ना कुछ करना होगा और अभी और फौरी करना होगा, वरना घर पहुंचने के बाद तो सोना बराबर तकसीम किए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। दोनों के जहनों में अपने अपने ख्यालात थे और वो अपना रिश्ता तय करते चले आ रहे थे। इनके वापसी के रिश्ते में एक नहर भी पड़ती थी। इस नहर के पास पहुंचकर मोहन को एक तरकीब सूझी
और मोहन बगैर कुछ सोचे समझे मदन को इस नहर में गिरा देता है। मदन जैसे ही इस नहर में गिरता है, फौरी मोहन को पुकारता है। मोहन भाई, मेरी जान बचाना, मैं फिसल गया हूँ, मेरी जान बचाओ। तुम इस नीहर में खुद नहीं गिरे, बल्कि मैंने गिराया है ताकि मुझे इस सोने के हिस्से ना करने पड़े। मुदुन डूब जाता है। शाम तक मोहन अपने घर पहुंच जाता है तो रुस्ते में क्या देखता है कि मदन की बीवी अपने दरवाजे पर अपने शवहर की राह देख रही होती है। जब राधा ने मोहन को गुजरते देखा, इससे मदन के बारे पूछने लगी। मदन क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए हैं? आप दोनों अकटे गए थे तो मदन कहाँ हैं? जी बहना, मदन और मैं उकटे ही गए थे और मैंने अपने मुखिया जी की मदन से मुलाकात भी करवाई थी। मुखिया जी ने मदन को अगले दिन से ही काम पर आने का बोल दिया था, लेकिन पता नहीं मदन कहाँ चला गया और मैं अपना काम मुकम्मल करके ही वापस आया हूँ। ये सारी बात सुनकर राधा मजीद परेशान हो जाती है। मोहन भाई, मदन जी इतनी देर हो गई है, घर वापस नहीं आए। वो ऐसे कहीं भी नहीं जाते, मेरा दिल डूबा जा रहा है। ऐ ऊपर वाले, वो बिल्कुल ठीक और सलामत हूँ। राधा, तुम परेशान मत हो। मुमकिन है वो काम ढूंढने के लिए किसी और के पास भी गया हो और अंधेरा पड़ने की वजह से वहीं इसी के पास रह गया हो। आप कल तक सब्र करें, मुझे यकीन है वो कल तक जरूर घर पहुंच जाएगा। राधा को झूठ मूठ का दिलासा देकर वो अपने घर की राह पर हो लेता है। मदन की बीवी बहुत परेशान थी, लेकिन मोहन ने उसे झूठा दिलासा देते हुए कहा कि आप कल तक का इंतजार करें। इसी वजह से राधा बहुत मुश्किल से कल के होने का इंतजार करती है। अगला दिन शुरू हो चुका था। सुबह हुई, उसके बाद दोपहर सिर पर चढ़ चुकी थी, लेकिन मदन अभी तक घर नहीं आया था, जिससे राधा की परेशानी मजीद बढ़ गई। राधा अब मजीद नहीं सब्र कर पाती और मोहन के घर चली जाती है। भैया, मदन जी अभी तक वापस नहीं पहुंचे। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ कि वो आखिर कहाँ चले गए। मदन खैरियत से तो होंगे ना? मेरा दिल बुरी तरह डूबा जा रहा है। मोहन झूठ मूठ का परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप परेशान न हो राधा बहन, मैं अभी जाकर मदन को ढूंढता हूँ और इसे घर ले आता हूँ। मोहन राधा को झूठा दिलासा देकर घर से चला जाता है और दूर जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। ये सारी बात तो अभी तक मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। चलकर सबसे पहले इसे ये बात बताता हूँ। सब जानकर बहुत खुश हो जाएगी। रात को मैंने सोने को चुपके से जाकर कमरे में छिपा दिया था, लेकिन अगर मेरी बीवी ने मेरे बताने से पहले सोने को तलाश कर लिया तो पूरे इलाके में वावेला मचा देगी। मुझे अब घर चलना होगा, काफी वक्त हो गया है। मोहन जंगल में थोड़ी देर रुकता है और 3-4 घंटे आराम करने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाता है। वो इंतहाई परेशानी की हालत बनाकर राधा के घर जाता है और आवाज लगाकर कहता है, राधा बहन, बात सुनो, जरा बाहर आओ। राधा बाहर आती है और वो राधा को मुखातब करके कहता है, मैंने मदन को बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। राधा बहन, मैंने मदन को बेहद तलाश किया, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान मदन राधा के पीछे से नमूदार होता है। मदन को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर मोहन के तोते उड़ जाते हैं। मदन, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मोहन भैया, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या?
मोहन के पास मदन के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो मदन को देखकर काफी परेशान हो गया था और अब इसको मदन से खौफ भी आ रहा था। मदन ने राधा बहन को सारी बात बता दी होगी। ऊपर वाले अब मुझे तो ही बचा सकता है। मुझे जल्दी से यहां से फिरार होना होगा, वरना मदन तो मुझे गिरफ्तार करा देगा। जल्दी से घर जाके अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर निकलना होगा। इस तरह मैं मदन से भी बच जाऊंगा और पुलिस से भी। मुदन ने अभी तक राधा को कोई बात नहीं बताई थी। मदन और मोहन खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मोहन बिल्कुल खामोशी से मौका से चुपचाप भाग खड़ा होता है। अभी ये सब मोहन के ज़हन में ही था कि तभी इसको इस बक्से का ख्याल आता है। मोहन इधर-उधर देखता है। बक्से को देखकर मोहन की जान में जान आती है। ए ऊपर वाले, ये कैसे और क्या हो गया? मेरा सारा सोना किधर गायब हो गया? कहीं इस मदन ने तो नहीं उड़ा लिया सब, और ये सारे पत्थर भर दिए हैं। मोहन अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहां वही बूढ़ी खातून हाजिर हो जाती है। अम्मा को इस तरह देखकर मोहन बहुत परेशान हो जाता है। अम्मा जी, आप यहाँ कैसे आ गई? अपने गलीज मुंह से मुझे अम्मा न कहो। तुम तो बहुत ही घटिया और बेईमान शख्स हो। तुमने अपने साथी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे करतूतों का यही बदला है। तुमने सारे सोने के लिए अपने साथी को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास न ही कोई सोना बचा है और न ही वो साथी। अब तुम सारी जिंदगी इन पत्थरों से ही गुजारा करोगे और मालदार बनने की तुम्हारी ख्वाहिश ही रहेगी। अम्मा, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। मैं लालच में डूब गया था। तलाफी इस इंसान की होती है जिससे अनजाने में कुछ सरजद हुआ हो। तुमसे भूल नहीं हुई, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपने साथी को कत्ल करने की, किसी की औलाद की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हारा अब यही हल है। इस सब के बाद बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। मोहन अपनी गलती पर बहुत परेशान होता है। मोहन का सब कुछ खत्म हो गया। मोहन के ख्वाब और एक अच्छा दोस्त सब कुछ छूट। बूढ़ी अम्मा को देखकर मदन परेशान भी होता है, लेकिन इसे समझ नहीं आती कि उस पर खुश होना है या परेशान। आप यहाँ मेरे इलाके में मेरे घर, मेरी रहाइश का पता कैसे मालूम हुआ आपको? मुझे सारे इलाके का पता है। मैं सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। बूढ़ी अम्मा जादू से एक बक्सा जाहिर करती है। ये तो वही बक्सा है ना जो आपने उस दिन जंगल में हमारे हवाले किया था। हाँ बेटा, अब इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। लेकिन अम्मा जी, ये बक्सा तो मोहन के पास था ना? जो उसका बक्सा था उसको मिल गया है, और जो तुम्हारा हक बनता था वो तुम्हारे पास आ गया है। जैसे ही मदन इस बक्से को खोलता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बक्सा सोने से भरा हुआ निकलता है। अम्मा, ये तो सोने से भरा हुआ है। अब इसके मालिक तुम हो, इसका ख्याल रखना। इतना सब बोलकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। ये अम्मा कौन थी और एकदम कहाँ से आ गई और एकदम कहाँ गायब हो गई? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इसे एक सादा सी औरत समझता था, लेकिन ये तो कोई भली महलोक थी जो हमारी भलाई के लिए आई थी। जी बिल्कुल, इतने सारे सोने से तो हम बहुत मालदार हो जाएंगे और हमारे सारे ख्वाब भी इससे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल राधा, इस माल से हमारे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे जो जो हमने देखे और सजाए हुए थे। मदन अब सोचने लगता है। मैं आखिर नदी के किनारे कैसे आ गया? जरूर मेरी मदद इसी बूढ़ी अम्मा ने की होगी। अब मुदन और राधा की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।